चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो मंडी अधिनियम 1972 पे हमारी बातचीत चल रही थी। पिछली दो क्लास में मैंने जो 14 अध्याय है और जो 82 धाराएं हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और उसको किस हिसाब से पढ़ना है ये बताया था। मैंने प्लेलिस्ट मंडी अधिनियम 1972 के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल द सीजीपीएससी कोच में प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। उसमें पहले जो दो क्लासेस हुई हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम अध्याय 1, जिसको प्रारंभिक या शब्दावली के नाम से जाना जाता है, तो अध्याय 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अध्याय 1 में दो धाराएं हैं। धारा क्रमांक 1 जिसमें इसका प्रारंभ, इसका विस्तार और इसके लागू होने की तिथि जो है वो बताई हुई है, और जो धारा 2 है उसमें परिभाषाएं बताई गई है। तो अभी हम शब्दावली के अंतर्गत परिभाषाओं के ऊपर ही अध्याय 1 के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करेंगे। आज की क्लास में आपको ये समझने का प्रयास करना है कि परिभाषाएं किस प्रकार से परिभाषित होती हैं और उससे प्रश्न बनते कैसे हैं, या किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उसी पे हमारी बातचीत होगी। तो जैसे देखो, प्रश्न बहुत सामान्य होता है और यदि आपको समझ में है कि पूछा क्या गया है तो उसको सॉल्व करना उतना जटिल नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है। जैसे यही एक प्रश्न हो गया, कृषि उपज। अभी देखिए, कृषि उपज शब्दावली में पहला शब्द है जिसका अर्थ क्या क्या हो सकता है मैं भी स्पष्ट करने वाला हूं, स्क्रीन में लिखा भी हुआ है कृषि उपज। तो प्रश्न यही बनता है कि इनमें से क्या कृषि उपज से संबंधित है। एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें से क्या कृषि उपज से संबंधित है। तो देखिए, परिभाषाओं में क्या स्पष्ट किया गया है मंडी अधिनियम 1972 में। कृषि उपज से अभिप्राय, कृषि मतलब जितनी भी प्रकार की कृषि होती है वो। उद्यान कृषि मतलब जो उद्यानिकी है ये शामिल हो गया। पशुपालन, पशुपालन में जैसे गाय, बैल, भैंस वगैरह जो भी हैं, इनका जो पालन है, पशुपालन जो है, ये भी इसी कृषि में शामिल हो गया। मधुमक्खी पालन भी कृषि में शामिल है। मत्स्य पालन भी कृषि में शामिल है। इसके साथ साथ वन संबंधी समस्त उत्पादन, जैसे कि वनों से महुए का उत्पादन होता है, वन से साल बीज को इकट्ठा किया जाता है, तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है वनों से। समझ में आ रही बात? बांस के फूल, बांस के फल, बांस का पौधा है ना। तो आपका लघु वनोपज जो है और आपके जो राष्ट्रीय वृक्ष वगैरह है, तो मतलब कहने का मतलब है कि वन से जितने भी प्रकार का उत्पादन, ठीक है, जो आवश्यकता और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोण से है, तो ये सब कुछ कृषि उपज में शामिल है। ये सब कुछ कृषि उपज में शामिल है। इमली हो गया, महुआ हो गया, आम हो गया, आलू हो गया, ठीक है, ये सब कुछ मतलब वनों से जो प्राप्त होता है वो सभी सामग्री वो कृषि उपज में शामिल है। उसके साथ साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब भी कृषि उपज में शामिल है। ठीक है, अब क्या शामिल नहीं है, तो जैसे खनिज कृषि उपज में शामिल नहीं है, एक उदाहरण ले सकते हो आप। वैसे ही क्या बोलना चाहिए, ईंटों का निर्माण कृषि उपज में शामिल नहीं है। ठीक है, पत्थर वगैरह की क्रशिंग जो है कृषि उपज में शामिल नहीं है, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कृषि उपज में शामिल नहीं है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कृषि उपज में क्या क्या शामिल है। अब यहां पर शब्दों में जो लिखा हुआ है, जैसे कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन यहां पर कृषि उपज में शामिल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो शब्दों को पकड़ना है, जो शब्द अधिनियम में प्रयोग किए गए हैं वही उसकी परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो कृषि उपज से ये सारे शब्द संबंधित है। कृषि उपज का अभिप्राय इन सभी शब्दों से है, इस तरह से आपको समझना है। फिर दूसरा शब्द है कृषक, दूसरा शब्द है कृषक। अब फिर से ऐसा ही प्रश्न बनता है कि कृषक से आप क्या समझते हैं, या मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार कृषक शब्द से क्या अभिप्राय है ना। तो यहां पर अधिनियम की हम बात करें तो अधिनियम में कृषक को परिभाषित किया गया है। किस तरह से परिभाषित किया गया है यह समझना, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं के श्रम द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसकी आजीविका जो है, जिसका जो जीवन है
वह पूर्णतः कृषि उपज पर निर्भर है, कृषि उपज पर आधारित है, और वह व्यक्ति उस कृषि उपज को स्वयं के श्रम द्वारा या फिर पति या पत्नी दोनों के श्रम द्वारा, ठीक है, स्वयं के श्रम द्वारा या पति पत्नी दोनों के श्रम द्वारा उस कृषि उपज को अर्जित करता हो, या फिर अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो परिवार के जो भी सदस्य हैं वो सब, यहां पर देखिएगा कौन कौन से, पति पत्नी। तो देखिए पति या पत्नी के पर्यवेक्षण, किसी भी मतलब जो भी परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या परिवार का मुखिया हो, तो उसके पर्यवेक्षण से कैसे, मतलब रोजी मजदूरी में मजदूर बुला करके अपने खेत में कृषि का काम करवाते हैं, तो वो व्यक्ति भी कृषक के परिभाषा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक या मजदूरी पर, तो ये मजदूरी या भाड़ा का पेमेंट कैसे होगा, या तो नगद के रूप में पेमेंट होगा या किसी वस्तु के रूप में दे होगा, ठीक है। तो मुद्रा का चलन तो बाद में आया, पहले तो व्यापार में वस्तुओं का ही आदान प्रदान हुआ करता था, ठीक है, चीजें वैसी ही सिंपल है। तो अब कृषक शब्द से क्या अभिप्राय है, तो बहुत सामान्य सरल शब्दों में इसको मैं कंक्लूड करूं तो समझिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसकी आजीविका या जिसका जीवन जो है या उसके परिवार का जो आजीविका है वो कृषि उपज पर आधारित है, और ऐसे कृषि उपज को वो स्वयं के श्रम द्वारा अर्जित करता है, या अपनी पति पत्नी दोनों अपने श्रम द्वारा अर्जित करते हैं, या अपने पर्यवेक्षण में या परिवार के किसी सदस्य के पर्यवेक्षण में भाड़े या मजदूरी पे मजदूर बुला करके उनको नगद या वस्तु के आदान प्रदान से पेमेंट करके उनसे मेहनत करवा करके कृषि उपज अर्जित करते हैं। ये सभी लोग कृषक की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो कौन नहीं आते? अब जो व्यक्ति ट्रैक्टर बेचता है या ट्रैक्टर किराए में देता है, जरूरी नहीं है कि वो कृषक हो, वो व्यापारी हो सकता है, ठीक है। जो व्यक्ति क्या बोलना चाहिए, कीटनाशक वगैरह की सप्लाई देता है या उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, तो वो कृषक नहीं है, वो व्यापारी की श्रेणी में आएगा। अरे बात समझ में। जो व्यक्ति सरकार की तरफ से आपको अलग विभिन्न योजनाओं की जानकारी देता है या उन योजनाओं के लाभ तक आपको पहुंचाता है या आपको सब्सिडी दिलाता है, तो वो सरकारी सेवक की कैटेगरी में आएगा, कृषक की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मूल रूप से कृषक शब्द से क्या अभिप्राय है, तो अभिप्राय जो है उसको ही आपको समझने का प्रयास करना है। चीजें बहुत सरल है, जटिल बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, सुनने मात्र से ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी मैं लाइव में आकर के सॉल्व करवाऊंगा। उस समय आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा, ठीक है। बोर्ड शब्द से क्या समझना है, तो बोर्ड से आपको समझना है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। परिभाषा के अंतर्गत बोर्ड शब्द का अभिप्राय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड से है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। विनिमय मतलब क्या है, आदान प्रदान। तो यहां पर विनिमय शब्द की परिभाषा से क्या संबंधित है, तो विनिमय शब्द की परिभाषा के लिए हमको देखना होगा धारा क्रमांक 81, धारा 81 क के अंतर्गत बोर्ड के द्वारा बनाया गया विनिमय, ठीक है। तो आगे की क्लास में जब आर्टिकल नंबर 81 हम डिस्कस करेंगे तब ये और डिटेल में आएगा। तो विनिमय शब्द का अभिप्राय, तो एग्जाम के लिए ये ध्यान में रखना है कि मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत विनिमय शब्द से आप क्या समझते हैं। यदि ऐसा पूछा जाए तो आपको प्रश्न के उत्तर में वही ऑप्शन चयन करना है जिसमें धारा 81 का, ये देखिए धारा 81 का के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनिमय मतलब आदान प्रदान वगैरह सब जो है, ये सब परिभाषा में शब्दावली में शामिल नहीं होगा। यदि एग्जाम में पूछ दिया कि मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत विनिमय शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा धारा 81 का के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनिमय। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आई बात समझ में? क्लियर है या नहीं, कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं आप लोग। उपविधियों की बात करें, ठीक है, तो धारा 80 के अधीन बनाए गए उपविधियां शब्द से क्या अभिप्राय है, तो धारा 80 के अंतर्गत बनाए गए उपविधियां, ये आ जाएगा आपका उपविधियों में।
कलेक्टर शब्द से क्या अभिप्राय है? तो जो जिले का कलेक्टर होगा या उसके अंतर्गत जो कलेक्टर, अपर कलेक्टर होगा, वही कलेक्टर शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो मंडी अधिनियम 1972 में शब्दावली के अंतर्गत कलेक्टर शब्द से क्या अभिप्राय है? तो उससे अभिप्राय है जिले का कलेक्टर या उसके अंतर्गत अपर कलेक्टर जो है ये आ जाता है। ठीक। संविदा खेती अगला शब्द है, देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है शब्दावली में, और मैं समझता हूं कि आपके एग्जाम में संविदा खेती को जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, संविदा खेती को जरूर पूछा जाएगा, और संविदा खेती के लाभ और हानि वगैरह मतलब इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया जा सकता है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूं। संविदा खेती एक बिल्कुल नया शब्द हो सकता है आपके लिए, इसको बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास करना। कई बार होता क्या है, जो व्यापारी होता है ना, तो व्यापारी और जो कृषक है इनके बीच एक प्रकार का समझौता हो जाता है। व्यापारी और कृषक के बीच एक प्रकार का समझौता हो जाता है। ठीक है, तो व्यापारी और कृषक के बीच एक प्रकार का समझौता हो जाता है। यह समझौता किस प्रकार का होगा? तो व्यापारी कृषक के कह देता है कि भाई आप अपने खेत में, या फिर जैसे कह दिया कि क्या बोलना चाहिए, व्यापारी कृषक को कह देगा कि तुम अपने खेत में विष्णु भोग का चावल या विष्णु भोग धान की फसल लगाओ। ठीक है, जितना भी विष्णु भोग धान का उत्पादन होगा वो पूरा का पूरा मैं 2000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में खरीदूंगा। अरे बात समझ में? या विष्णु भोग धान की जगह कोई अन्य फसल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई भी फसल हो। तो इसमें क्या होगा, व्यापारी और कृषक के बीच खेती करने के पहले ही एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। ठीक है, कि जो भी उपज होगी उसको मैं इस कीमत पर पूरा का पूरा खरीदूंगा। किसान को इससे यह फायदा है कि उसको पता होता है कि जैसे 20 क्विंटल उपज हुई तो 20 क्विंटल का 2000 के हिसाब से इतनी राशि मुझे मिल जाएगी, वो पहले से आश्वस्त रहता है। ये किसान को फायदा है। उसको बाद में उपज के पैदावार आने के बाद या उपज आने के बाद उसको बेचने के लिए मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। उसी की जगह दूसरा साइड देखिए कि यदि एग्रीमेंट करते समय 2000 पर क्विंटल के हिसाब से एग्रीमेंट हो गया और बेचने 6 महीने बाद जब बेचने का समय आया तब बाजार मूल्य जो है 2500 हो गया है, तो उसने एग्रीमेंट पहले से कर रखा था तो उसको 2000 में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव फैक्टर है। तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के फैक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। पर आपको ये समझना है कि संविदा खेती से क्या अभिप्राय है। तो संविदा खेती के अंतर्गत क्या होता है, व्यापारी और कृषक के बीच एक तरह का करार हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, समझौता हो जाता है। तो यही लिखा हुआ देखो, कृषि उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी। तो व्यापारी जो है, जो एग्रीमेंट होगा उसी दर पर खरीदेगा। तो इसका प्रॉफिट और लॉस दोनों है, इसमें सुधार की भी आवश्यकता है कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब प्रबंध संचालक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, पिछली क्लास में भी जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था प्रबंध संचालक जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राज्य सरकार द्वारा होगी। प्रबंध संचालक की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। प्रबंध संचालक एक कंप्लीट चैप्टर हमारी क्लास में आएगा, आगे जाकर के और डिस्कस करेंगे। प्रबंध संचालक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक। ठीक है, वह आयुक्त मंडी छत्तीसगढ़ भी हो सकता है या होगा। ठीक है, जो मंडी आयुक्त है उसके पद पर भी प्रबंध संचालक होगा, ये परिभाषा में बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। तो प्रबंध संचालक के नियुक्ति किस प्रकार होगी, क्या उसके कार्य, वर्ग, उत्तरदायित्व वगैरह है, उसके ऊपर आगे की क्लास में हम और चर्चा करेंगे। फिर देखिएगा, प्रत्यक्ष विपणन एक अगला शब्द है आपके लिए शब्दावली के अंतर्गत। प्रत्यक्ष विपणन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्यक्ष विपणन शब्द से मंडी प्रांगण में, उपमंडी प्रांगण में या निजी मंडी प्रांगण के बाहर प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातकों या व्यापारियों द्वारा, ठीक है, किसानों से कृषि उपज की थोक सीधी खरीदी, ये जो है प्रत्यक्ष विपणन आता है। प्रत्यक्ष विपणन के अंतर्गत किसानों से जो सीधी खरीदी होगी वो आता है। ये खरीदी कहाँ होगा? तो ये मंडी प्रांगण में हो सकता है, उपमंडी प्रांगण में हो सकता है, किसी निजी मंडी प्रांगण में हो सकता है, या कोई बाहरी
प्रसंस्करण करता हो सकता है या कोई निर्यातक हो सकता है, ठीक है, या व्यापारी हो सकता है। तो ये किसानों से कृषि उपज की थोक सीधी खरीदी जो करेंगे, तो ये जो थोक सीधी खरीदी करेंगे ये प्रत्यक्ष विपणन की कैटेगरी में आएगा। फिर है आपका विपणन शब्द, है ना। तो विपणन शब्द का क्या अभिप्राय है, तो कृषि उपज के प्रवाह में समस्त गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां, जैसे प्रसंस्करण हुआ, उसका कृषि उपज का प्रसंस्करण हुआ, कृषि उपज का भंडारण हुआ, कृषि उपज का परिवहन हुआ, कृषि उपज का वितरण हुआ, ठीक है, और भी प्रणालियां जो इस प्रक्रिया में शामिल है वो सभी कार्य, तो ये विपणन की कैटेगरी में आ जाता है। तो प्रत्यक्ष विपणन में थोक सीधी खरीदी है कृषि उपज का, और विपणन में उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो सब कुछ। मंडी शब्द से क्या अभिप्राय है, तो धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी। धारा 3 में क्या है, तो क्षेत्र का निर्धारण होगा, फिर धारा 4 में मंडी की स्थापना होगी। तो धारा 4 के अंतर्गत जिस मंडी की स्थापना होगी उसी को यहां पर मंडी शब्द से जाना जाएगा। मंडी क्षेत्र वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अंतर्गत मंडी की स्थापना होगी। तो धारा 3 में क्या होगा, पहले क्षेत्र का निर्धारण होगा, मैंने बताया पिछली क्लास में आपको, ठीक। तो चीजें वही हैं, डिफिकल्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल प्रारंभिक तौर पे आपको लगेगा, धीरे धीरे सहजता महसूस होने लगेगी, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो धारा 4 के अंतर्गत जिस क्षेत्र के लिए मंडी की स्थापना होगी वही मंडी क्षेत्र कहलाएगा। तो जैसे हमारे राज्य में आपका 69 मंडी और 118 उप मंडी है ना भाई, तो ये अलग अलग क्षेत्र के लिए है। ऐसा नहीं है कि जैसे भाटापारा का जो मंडी है वो बिलासपुर के लिए काम करेगा, नहीं, बिलासपुर के लिए मंडी अलग है, भाटापारा का मंडी अलग है, ऐसा करके। तो मंडी क्षेत्र का निर्धारण होता है और उसके बाद मंडी की स्थापना होती है। धारा 3 और 4 यही कहता है। मंडी समिति से आप क्या समझते हैं, तो धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति। देखिए 4 ऑप्शन है, मंडी समिति शब्द से क्या अभिप्राय है, तो आपको चारों में से उस ऑप्शन को देखना है जिसमें धारा 11 मेंशन है। धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति ही मंडी समिति कहलाएगी। यदि आपके ऑप्शन में धारा 11 नहीं लिखा हुआ है तो यहां पर आपको जिस ऑप्शन में धारा 11 लिखा हुआ है वही सही आंसर होगा, और किसी न किसी में ये चीज बिल्कुल मेंशन रहेगी। यदि मंडी शब्द से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है पूछा जाएगा, तो मंडी समिति को परिभाषित कहां किया गया है, तो धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति के रूप में उस समिति को मंडी समिति के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल मंडी शब्द से क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो किसी मंडी के संबंध में कोई भी ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा 2 है ना भाई, अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए इसी को आपको समझना है, शब्दों में जहां पर फोकस करना है वही आपको ध्यान में रखना है। धारा 5 की उपधारा 2 के खंड ख के अधीन जो मूल मंडी या मार्केट प्रॉपर घोषित किया गया हो उसी को मूल मंडी के रूप में जाना जाएगा। तो मूल मंडी से क्या अभिप्राय है, तो धारा 5 की उपधारा 2 के खंड ख के अधीन जिसका वर्णन मूल मंडी या मंडी प्रांगण के रूप में किया गया है वही मूल मंडी कहलाएगा। विक्रेता से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति जो तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को विक्रय करता हो या विक्रय के लिए सहमत होता है, वो विक्रेता कहलाएगा। ध्यान रखिएगा शब्द महत्वपूर्ण क्या है, क्या, तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को, तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को विक्रय करने के लिए सहमत होता है या विक्रय करता है, वो विक्रेता कहलाएगा। वित्तीय वर्ष या मंडी वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसकी पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में पूछे जाने की, कि मंडी वर्ष या आपका वित्तीय वर्ष जो है, कृषि उपज का वित्तीय वर्ष या मंडी वर्ष जो है कब से प्रारंभ होता है। मंडी अधिनियम 1972 के मुताबिक या इसके अंतर्गत पूछा जाए तो ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे इसमें, अच्छे से ध्यान रखिएगा। मंडी वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है, तो ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। फिर हम निधि की बात करें तो मंडी समिति द्वारा स्थापित की गई भविष्य निधि जो है वो निधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा एगमार्क सॉफ्टवेयर ये क्या है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, विशेषकर कृषकों के लिए या किसानों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है।
ठीक है, किसानों के लिए। अब तो इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एग्मार्ट सॉफ्टवेयर का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य में 69 कृषि उपज मंडी और 118 उप मंडियां हैं, है ना। तो इस एग्मार्क सॉफ्टवेयर के माध्यम से या इसके एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को दैनिक आवक और दैनिक भाव की जानकारी मिलती है पोर्टल में। क्या? दैनिक आवक और दैनिक भाव की जानकारी मिलती है, रेट की जानकारी मिलती है पोर्टल में। तो इससे क्या है, किसान इस बात का निर्णय ले सकता है कि आज मेरे को अपना जो उपज है, जो कृषि उपज है, वो मंडी में ले जाना है या नहीं ले जाना है। सपोज दैट भाव कम है तो वो चाहे तो अपनी उपज को रोक भी सकता है, या भाव चढ़ा हुआ है तो वो बेचने के लिए ले जा भी सकता है। तो इसमें एक बड़ा बेनिफिट है, ये डेली का डेली अपडेट होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। एग्मार्क सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो जो कृषि मंडी है वहां पर जो दैनिक आवक है और दैनिक भाव है उसकी जानकारी उसमें प्रतिदिन अपलोड की जाती है। तो किसान उसकी जानकारी इकट्ठा करते हुए यह निर्धारित कर सकता है कि उसको अपना कृषि उपज मंडी में ले जाना है या नहीं ले जाना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो अध्याय 1 है शब्दावली या प्रारंभिक, उसके अंतर्गत जो भी प्रमुख शब्द हैं जिसकी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, ये पोर्शन कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, अगली क्लास में हम अध्याय 2 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें धारा क्रमांक 3 से लेकर धारा क्रमांक 6 में जो भी बातें बताई गई हैं, जो मंडी क्षेत्र है, मंडी की स्थापना है और उसके नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है, उसके ऊपर बातचीत चलेगी। और उसी क्रम में अध्याय 3 की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कंटेंट यूट्यूब पर मेरा रिकॉर्डेड बना रहेगा। आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं क्लास का अनुभव आपका कैसा रहा, ताकि मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर सकूं। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है द CGPSC कोच, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें प्रयोगशाला परिचारक है, ACF रेंजर है, CGPSC प्री है, व्यापम है, हॉस्टल वार्डन है, ये सभी ऑनलाइन कोर्सेज में अभी 15 फरवरी तक सिर्फ 99 रुपीज की फीस में एडमिशन दिया जा रहा है। इसके लिए आप द CGPSC कोच ऐप डाउनलोड करके डिटेल्स चेक करें, और यदि आपको आवश्यकता है तो कोर्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जिन कोर्सेज की फीस 4000 से लेकर 10-11 हजार तक होती है, ये सिर्फ अभी 99 रुपीज में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एडमिशंस लिए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस इन कोर्सेज में हमारी 15 फरवरी से स्टार्ट होगी अगले सेशन के लिए, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। और प्रीवियस सेशन का सारा कंटेंट उसमें रिकॉर्डेड अभी से उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको ये फील ना हो कि हमको कोई भी कंटेंट प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐप जरूर डाउनलोड करके चेक करें और इस जानकारी को शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।